हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनवर क्लासेस चैनल। अनवर क्लासेस के चैनल पे आपका स्वागत है, खैर मकदम है। ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपको मैं नई साल की शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। और अच्छे से पढ़िए और न्यू ईयर में नई चीज पैदा कीजिए। अच्छा पढ़ाई करके अच्छा परसेंटेज लाने की कोशिश कीजिए। लेट्स कम टू द पॉइंट। आज हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट given by Henry Fayol, or what are the 14 principles of management given by Henry Fayol? ये सवाल हम अब पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा आता है। लेट्स सी व्हाट आर द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फयोल। माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं पहले बताने की कोशिश करूंगा ये हेनरी फयोल कौन थे। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए, उसूल दिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑब्जेक्टिव्स एंड एम को क्या करना है, फुलफिल एंड अकॉम्प्लिश करना है। ये फ्रेंच इंडस्ट्रीज थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी माइनिंग इंजीनियर। एक माइनिंग इंजीनियर थे फ्रेंच में। फिर बाद में इनकी पोस्ट बढ़ गई और ये बन गए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक शख्स, एक इंसान जो माइनिंग इंजीनियर के तौर पे आया हो एक कंपनी में, और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बन गया हो। तो उन्होंने मैनेजमेंट की स्टडी की, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए, उसके ऊपर स्टडी की और उस पे उन्होंने कमांड हासिल किया कि कैसा करना है हमें मैनेजमेंट। इनकी इस काबिलियत को देखते हुए, स्किल और टैलेंट को एनालाइज करते हुए, इन्हें चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। तो कहने का मतलब है, आप भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को यूज करके आप भी बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। बट शर्त ये है कि आपको भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आइए लेट्स सी, देखते हैं व्हाट आर द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। Second point, principle of authority and responsibility. Third point is principle of discipline. Fourth point is principle of unity of command. Fifth point is principle of direction. Sixth point is principle of subordination of individual interest to organization interest. Seventh point, principle of centralization. Eighth point, principle of remunerations. Ninth point, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। 10 पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। माय डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ 14 प्रिंसिपल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको एग्जाम में ओनली 10 पॉइंट्स मींस 10 प्रिंसिपल ही लिखना है, 14 नहीं लिखना है। बट इसे 14 प्रिंसिपल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया था, बट वी आर राइटिंग 10 पॉइंट ओनली, so that's why we need not to let's read all the 14 points. Just 10 point is deduct for the sake of examinations and the number. आपको जितने नंबर है उस हिसाब से आप पॉइंट लिखिए, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा हो तो चलता है। बट 14 प्रिंसिपल के 14 पॉइंट्स ना लिखते हुए आई ऑलरेडी रिटर्न 10 पॉइंट्स। लेट कम्स टू द पॉइंट, हम इसे डिटेल में समझते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल हेनरी फयोल ने दिया और उन्होंने बताना चाहा कि जॉब्स और काम को, वर्क्स को should be divided in the worker employee according to their talent and ability। जिसमें जैसा टैलेंट हो, एबिलिटी हो, उसमें
उसे ऐसा काम को बांटना चाहिए, उसे उस तरीके से काम देना चाहिए। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंजीनियर है तो उसे इंजीनियरिंग लेवल का काम दे दो। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जरूरत है तो मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग की क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटी के हिसाब से काम दे दो। और एक सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर को सुपरवाइजर के टैलेंट के हिसाब से काम दे दो। तो उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो हम लिखेंगे कैसे एग्जाम में। सबसे पहला पॉइंट ये, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट given by Henry Fayol. This principle states that work should be divided among the workers or employee according to their talent and ability, skill, capability, etc. समझ में आ गया होगा कि काम को वर्कर्स में, एम्प्लॉय में बांटना चाहिए हमें, उनके टैलेंट को देख के, उनकी एबिलिटी को देख के, so as to do and so as to get good result। तो ताकि हमको उससे अच्छा क्या मिल सकेगा, रिजल्ट मिल सकेगा। आइए सेकेंड पॉइंट की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। जहां पे अथॉरिटी होती है देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ दे आर इंटरलिंक ईच अदर, लेट्स सी। अगर मैंने किसे ऑथराइज किया कोई काम करने के लिए, सपोज आई एम अ लेक्चरर, मैं पढ़ाता हूं, किसी ने स्टूडेंट को भेजा मेरे पास पढ़ाने के लिए, मैंने स्टूडेंट तो मैं उसका जवाबदार हूं, लेकिन सबसे पहले तो मैं ऑथोराइज हूं कि मुझे उसे पढ़ाना है। अगर उसके एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूं मैं, कि भाई आपके पास हमने भेजा था, आपको नंबर्स नहीं मिले, है ना। तो हम कहते हैं इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय को काम दिया गया तो उसको अथॉरिटी दी गई, तो उसके बाद जो उसे काम दिया गया उसे सक्सेसफुली रिस्पॉन्सिबली तौर पे आंसरेबल होके काम करना है कि मुझे कल इसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं द मेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज authority and responsibility। Where is authority, there is responsibility. Authority and responsibility flow in the same direction. Or we see, once we authorize a particular person to do so job, he or she will be the fully responsible for that job. So we say authority and responsibility play a very important role. It is an important principle of management. It flows in the same direction. Where there is authority, there is also responsibility. Okay, let's come to the third point, principle of discipline. My dear student, this is very ordinary words. You already listen it. आपने हमेशा से सुना होगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को जिंदगी में भी रखो, ऑर्गेनाइजेशन में भी रखो तो कामयाब हो। लाइफ से डिसिप्लिन गया तो समझो आप भी चले गए, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी चला गया। तो माय डियर स्टूडेंट, डिसिप्लिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट्स व्हाई वी से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फयोल। According to this principle, we comes to know every person who are directly or indirectly related to the organization should follow the rule and regulations of the organization। यानी हर वो इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशन रखता है, उसे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करना है। तो इसे कहते हैं द एम्प्लॉय और द वर्कर शुड बी obedient of the rules and the regulation of the organization। That's why we say the principle of discipline is very important principle so as to achieve organizational goals and objects। आइए बड़े स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं आपका फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड।
Principle of unity of command will play very important role in the organizational development and achieve organizational goal. The member of the organizations should receive order from only one superior. हाँ, जो सबऑर्डिनेट होता है उसे सुपेरियर से ऑर्डर मिलता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इंफॉर्मेशन ऑर्डर मिलेंगे उसे उसे फॉलो करना पड़ेगा वन सुपेरियर। तो हम कहते हैं देयर शुड बी वन सुपेरियर फॉर एवरी सबऑर्डिनेट and not more than one superior of every subordinate, because subordinate get confused and the organization will not achieve targeted goals and objects. That's why we say there should be unity of command. Subordinate should receive order from one superior only so as to achieve organizational goals, targets. Okay, my dear student, तो एक से ज्यादा हमारे सुपेरियर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल है, घर में मैं खाना बना रहा हूँ और उसमें मैं भी बना रहा हूँ, मेरी वाइफ भी आके बना रही है, बच्चे लोग भी थोड़ा बना दे रहे हैं, बाजू वाला भी आके थोड़ा बना रहा है, रिश्तेदार भी थोड़ा बना दे रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट उस खाने पे थोड़ा रहम करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो क्या बना होगा खाने वाला ही बेचारा जानता है, और किधर जाना पड़ेगा उसको वही बेचारा जानता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ माय डियर स्टूडेंट, और हमारे जो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है हेनरी फयाल साहब भी यही कहते हैं कि देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड, order should be received only one superior. There should be not more than one superior so as to achieve organizational targets and goals. Okay, let's come to the fifth point. Sixth point, principle of subordination of individual interest to the organization interest. इसका मतलब यह होता है कि जो भी बंदा, जो भी एम्प्लॉय, जो भी लोग, whatever there are related to the organization, they should work for the organizational development and the goals. There should be common goals and target of every person who are directly or indirectly related to organization. यानी जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं उन्हें मिलकर काम करना चाहिए और उनका कॉमन गोल होना चाहिए कि भाई हमें ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करना है, अचीव करना है। मेरा कोई पर्सनल गेन नहीं होना चाहिए कि मैं कंपनी को डुबा दूं और मेरा ही सब फायदा हो जाए। तो ये सब बहुत होता है आजकल, आप देख भी रहे होंगे कि लोग पर्सनल गेन के लिए सब कुछ दूसरों का बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, वर्कर है, सुपेरियर है, वॉट एवर वी आर, वी हैव टू डू द वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर देयर डेवलपमेंट एंड फॉर देयर ऑब्जेक्ट। हमें अपने जाती मकसद के लिए, पर्सनल गेन के लिए काम नहीं करना चाहिए। We should give the importance to the organizational object rather than individual interest, my dear student. This should be followed in whole life, not only in the organization but also in the ordinary life of the all person. Okay, let's come to the point, principle of centralization. Centralizations play a very important role. It is very important principle of management. There are two things, centralization and decentralization. आपको मैं बता दूं what is the meaning of centralization. When orders flow or command is given from top level authority, and that should be followed by all who are directly or indirectly related to organization, that it called centralized. एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर हर डिपार्टमेंट को
राइट दे दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए और जो भी आपको लगे कि यहाँ इसे बदलाव करना है तो आप इंडिविजुअली तौर पर उसे थोड़ा सी चेंज कर सकते हैं। उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, वेयर for the time being given commands to do so and so act। तो इसीलिए कहा जाता है, हेनरी फयाल साहब ने कहा, देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ही हो गया है या फिर बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। तो इसीलिए इन्होंने कहा देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। आइए हमारे स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशंस। रेम्यूनरेशन मींस पैकेज, सैलरी, wages, or the rewards of the worker or employee who are working in the organizations। जो पगार होती है, जो मजदूरी होती है, जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हेनरी फयाल ने इसे तहे दिल से कहा है कि आप टाइम पे दे दो, जरा वक्त पे दे दो, जरा डिले ना करो। अगर आप वक्त पे दोगे तो जो बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो मोहब्बत से, दिल से, तहे दिल से काम करेगा कि मुझे आज वक्त पे तो पगार मिल रही है, मुझे मजदूरी मिल गई है। इसीलिए हेनरी फयाल ने इस पॉइंट पे कहा है कि देयर शुड बी पेमेंट्स ऑफ wages and salaries on proper time। There should not be too much gap or delay in the payment of wages and salary. Worker, employee should get payments or remuneration on time without any gap or intervals, or employee should get without delay their salaries and wages। बहुत सही बात है माय डियर स्टूडेंट, मजदूर को पसीना सूखने से पहले ही उसकी मजदूरी अदा कर दीजिए, ये भगवान को भी अच्छा लगता है। 9 पॉइंट पे आइए माय डियर स्टूडेंट, पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बातचीत जो फ्लो होती है फ्रॉम 1 स्टेप टू 2 स्टेप, 3 स्टेप, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन टेक प्लेस। बट समटाइम देयर अराइजेस urgent matters which cannot be delayed, and that time we are not able to go through these channels step by step। That's why sometimes we directly communicate to the authority, that is called scalar chain। और स्केलर चेन को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ मैटर ऐसे अर्जेंट्स आते हैं जिसे हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हुए बात करेंगे, मैसेज को पहुंचाएंगे तो उसमें काफी वक्त चला जाएगा। इसीलिए कभी कभार ऐसा होता है हमें डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, बात करना पड़ता है रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी से, डिपार्टमेंट से। तो ये फयाल साहब ने कहा कि जब ऐसी सूरत हाल आ जाए तो आपको प्रॉपर चैनल्स या स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो अथॉरिटीज है उससे डायरेक्टली बात कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए हम कहते हैं स्केलर चेन इज अ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आइए इसका डिटेल फॉर्म देखते हैं। स्केलर चेन means hierarchy of authority from top level to lower level for the purpose of communications। जो टॉप लेवल वाला होता है एकदम लोअर लेवल वालों से बात करता है, तो वो प्रॉपर चैनल को यूज करता है, स्टेप बाय स्टेप जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें डायरेक्ट बात करना हो तो उसके अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए। वी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। My dear student, it play very important role in the organization so as to achieve organizational goals and objects।
आइए हम लोग पढ़ते हैं 10 पॉइंट हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑर्डर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। It play very important role. Without this, organization cannot achieve their goal. इसका मतलब ये होता है कि a place for everything and everything in its place. हर चीज की एक जगह है और एक हर जगह पे एक चीज रखी गई है। मतलब हर चीज को हम लोग एक जगह रखते हैं और उसके लिए एक मुकर्रर जगह है, फिक्स प्लेस है। यानी कि हमें हर चीज को प्रॉपरली जगह पे रखते हुए उससे प्रॉपरली उसका काम लेना चाहिए। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस। ह्यूमन रिसोर्स मटेरियल बराबर जगह पे होना चाहिए so as to achieve organizational goals। और राइट टाइम पर हम ताकि उसका यूज कर सके, उसके अंदर डिले ना हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि मटेरियल शुड बी राइट प्लेस एट राइट टाइम। मटेरियल शुड बी प्रॉपरली यूज एट राइट प्लेस एंड शुड बी केप्ट एट राइट प्लेस एंड should be used properly at right time. That's why we need principle of order. Okay, my dear student, I already explained you 10 principle of management। आपको मैं एक ही राय दूंगा माय डियर स्टूडेंट कि आप इसको बाय हार्ट कर लो, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसके अंदर आपको पॉइंट्स मुंह पे याद होना चाहिए। और एग्जाम में यू डू नॉट नीड टू राइट सेम एज रिटन इन द बुक्स। बुक्स में जैसा लिखा है पूरा सेम टू सेम आपको ऐसा नहीं लिखना है माय डियर स्टूडेंट। आपको याद कर लेना है और यू कैन राइट विथ योर ओन बट शुड नॉट बी unrelevant or irrelevant to your organizational topics। Okay, my dear student, फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। फिर एक बार वापस से कहने की ख्वाहिश करता हूँ आपके सामने और कह रहा हूँ कि नया साल आप लोगों को मुबारक हो। नए साल को अच्छी तरीके से गुजारो, अच्छा पढ़ो, अच्छे पढ़ो। और पढ़ाई बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की हो और आपकी भी साथ में तरक्की हो तो पढ़ाई को जारी रखिए और सिर्फ नंबर लेने के लिए मत पढ़िए। फॉर योर कैरियर डेवलपमेंट और इंटायर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आप पढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए माय डियर स्टूडेंट और नए साल को बहुत अच्छे से मनाइए। थैंक यू।